पद की शपथ उन्होंने ले ली मुख्यमंत्री रहते हुए। और लेकिन उसके बाद भी लग रहा है कि मोदी सरकार को पहले प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 तारीख को हुआ, उसके 6 दिन के अंदर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के बाद, उसके बाद नीतीश कुमार को एक बार फिर से एनडीए का समर्थन मिला और बीजेपी का समर्थन मिला और फिर से वो सीएम बन गए। लेकिन इस सबसे काम नहीं बन रहा है और इसीलिए ईडी का सहारा फिर से लिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव पटना ईडी दफ्तर पहुंचे हुए हैं, जहां उनसे जॉब फॉर लैंड मामले में उनसे पूछताछ हो रही है। और उसके साथ साथ जो हेमंत सोरेन है उनसे भी दिल्ली में जो उनका घर है यहाँ पर शांति निकेतन में, वहां पर ईडी के अफसर और उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। 10वीं बार उनको भी नोटिस दिया गया है, क्योंकि बिहार के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब से 2-3 दिन के बाद झारखंड भी पहुंचने वाली है। और अभी फिलहाल भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में है। तो ऐसे में आप ये समझिए कि किस तरह से 2024 के लिए पूरा का पूरा खेल जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जारी है। मैं आपको ये बता दूं कि लालू प्रसाद यादव, आपको पता है कि उनकी तबीयत बेहद खराब है और उसके बावजूद भी ईडी के नोटिसेस ना सिर्फ उनको बल्कि उनके परिवार के और दूसरे लोगों को भी दिए गए हैं और तेजस्वी यादव को कल पेश होना है ईडी के सामने। तो आप ये देखिए कि इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उनको एक एक करके किस तरह से नोटिसेस जो है वो भेजे गए हैं। एक नहीं बल्कि पूरी झड़ी लगी हुई है नोटिसेस की और उनको लगातार पूछताछ के लिए जो दबाव है वो बनाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि रोहिणी आचार्य जो है लालू प्रसाद यादव की बेटी, उन्होंने बेहद सख्त अल्फाज में एक नहीं बल्कि 3-4 ट्वीट्स किए हैं लालू प्रसाद यादव को, जिस तरह से ईडी ने एक बार फिर से बुलाया है। उन्होंने लिखा है, इनह्यूमन बिहेवियर बाय ईडी ऑफिसर्स, शेम ऑन यू एंड योर आका। सबको पता है कि पापा की हालत, बिना सहारे चल भी नहीं सकते हैं, फिर भी उनके अंदर घुसा लिया है और उनको बिना किसी सहायक के गेट के अंदर घुसा लिया है। रिक्वेस्ट करने के बाद भी नहीं जाने दिया, मीसा दी या उनके एक सहायक को, प्लीज आप लोग मदद करें। ये उन्होंने ट्वीट किया है। अगर मेरे पापा को खरोच भी आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मार्क माय वर्ड्स। सबको मालूम है पापा की क्या हालत है, बिना मदद के चल भी नहीं सकते हैं, फिर भी कितना गिरोगे गीदड़ों। ये गुदड़ी का लाल लालू है, शेर अकेला है, कमजोर नहीं है। उसके बाद उन्होंने लिखा कि मेरे पापा को आज कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार गिरगिट के साथ साथ सीबीआई, ईडी और इनके होंगे। और वहीं अब से कुछ अभी चंद मिनट पहले जयराम रमेश कर रहे थे बिहार में, और जब उनसे सवाल पूछा गया तो सीधे तौर पर उन्होंने भी कहा कि मोदी सरकार के 2 भाई ईडी और सीबीआई, यानी कि जो विपक्षी दल हैं उनको किस तरह से ईडी, सीबीआई और आईटी से परेशान किया जा रहा है। ये तमाम विपक्षी पार्टियों का इल्जाम है कि सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है। जो उनके साथ मिल जाए वो वॉशिंग मशीन में धुल के साफ सुथरे हो जाते हैं, जिस तरह से अब नीतीश कुमार एक बार फिर से हो गए हैं। जो उनकी वॉशिंग मशीन में जन ना जाए तो किस तरह से ईडी, सीबीआई और आईटी ने एक तरह से उनको इंटिमिडेट करने की कोशिश की और अभी रहा है। इन बंधन में फूट डालने के बाद नीतीश पलटू राम एक बार फिर से चले गए हैं, लेकिन लग रहा है अभी भी बहुत कुछ बीजेपी को करना बाकी है, क्योंकि उसको पता है राम भरोसे तो उसका कुछ हो नहीं रहा है। इसलिए आप ये देखिए कि अब आपको वो तमाम खबरें, वो तमाम चीजें कहीं आपको नजर नहीं आ रही हैं। और इसीलिए एक बार फिर विपक्षी दलों का यही इल्जाम है कि सीबीआई और आईटी के सहारे भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। इसीलिए लालू प्रसाद यादव से लेकर हेमंत सोरेन लेकर सबको नोटिस भेजने, केजरीवाल तक सबको नोटिस, उनको इंटिमिडेट करने का सिलसिला लगातार जारी है। इस पर हम बात करेंगे कि नीतीश के पाला बदलने के बाद अभी भी क्या ये नया खेल जो है, या इसको पुराना खेल भी कह सकते हैं, ये एक बार फिर से शुरू हो गया है। इस पर हम चर्चा करेंगे, इस पर बात करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका कितना, इंडिया गठबंधन पर इसका कितना असर होने जा रहा है, इसी पर हम बात करेंगे। क्योंकि कल एक बड़ी रैली जो है वो पूर्णिया में होने जा रही है, जहां महागठबंधन के तमाम दल उसमें शामिल होंगे। मेरे साथ हमारे दोनों साथी, हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय और उसके साथ साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर दीपक पासपोर्ट जी, दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। शुरुआत में अमलेंदु जी आपसे करना चाहूं,
देखिए, ये कोई नई बात नहीं है जो फिलहाल हो रहा है। इससे पहले भी लालू प्रसाद यादव जेल जा चुके हैं। ईडी के दफ्तर वो लगातार पहुंचते रहे, उनके परिवार के तमाम लोग पहुंचते रहे हैं। लेकिन कल जो हुआ और ये 2 दिन में, पिछले 2-3 दिन में जो हुआ, उसके बाद अब ईडी का नोटिस, बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा और कल पूर्णिया में एक बड़ी रैली होने जा रही है जहां महागठबंधन के तमाम दल उसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। पहले तो नीतीश को भी उसमें होना था, लेकिन जाहिर सी बात है कि उन्होंने तो रंग बदल लिया। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि जो 400 पार की बात बार बार की जाती है, वो उन्हें भी पता है कि ये कितना बड़ा एक जुमला है, ये ऐसे ही होने नहीं जा रहा है, तो अब इन तमाम चीजों का सहारा लिया जा रहा है? नीतीश को तोड़कर भी अभी सब्र नहीं है, अभी लग रहा है इंडिया गठबंधन में और दरार डालने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है। जी, इसमें भारतीय इंडिया गठबंधन में दरार डालने की कोशिश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ये गणित समझ में आ गया है कि इंडिया गठबंधन के एकजुट रहते हुए मोदी जी 2024 में किसी भी हाल में रिपीट होने नहीं जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का बताया जाता है, कोई आंतरिक सर्वे भी है, उसमें भी ये बात जो है सामने आ गई है, और इसलिए फिर नीतीश की जो है बहुत सी शर्तें मानते हुए तब नीतीश को जो है लिया गया है साथ में। और एक तरीके से कहा जाए कि अमित शाह ने तो खून का घूंट पिया है, मतलब नीतीश को साथ लेने के लिए। मोदी जी की बात ख्याल है कि मोदी जी तो कुछ भी बोल के निकल जाते हैं, लेकिन अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि वो जो बोलते हैं तो वो बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलते हैं। तो अमित शाह ने तो कहा था कि नीतीश के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। तो आप समझिए कि नीतीश की को लेकर के अमित शाह के दिल पे क्या गुजर रही हुई। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा अनरेस्ट था इसको लेकर के, और ये बात समझ में आ गई थी, मोदी जी को खासतौर से समझ में आ गई थी कि इंडिया गठबंधन एकजुट रहता है तो किसी भी हाल में वापसी मोदी जी की नहीं हो रही है। आज भी परिस्थितियां यही है। बिहार में भले ही नीतीश कुमार साथ चले गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरीके से गए हैं उससे इंडिया गठबंधन को फायदा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी अब नुकसान में नीतीश को एक तरीके से साथ लेकर के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि नीतीश को साथ लेकर के शायद 2-4 सीटें बिहार में भारतीय जनता पार्टी आ भी जाए। अकेले अगर जाते तो कोई भी सीट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलती। तो इसलिए नीतीश को जो साथ लिया गया है और इसलिए सारा को चक्र जो है वो रचा गया था। अब जो परिस्थितियां बन रही है, अब लालू यादव को बुलाया जिस तरीके से ईडी के जरिए, हेमंत सोरेन को ईडी के जरिए बुलाया गया है, आज फिर उनके दिल्ली के आवास पे पहुंच गई है ईडी। केजरीवाल को जो है ईडी के जरिए धमकाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव आने तक ईडी जो है वो तमाम विपक्षी नेताओं को इसी तरीके से धमकाती रहेगी, क्योंकि बिना प्रशासनिक मशीनरी के भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में लौट के नहीं आ सकती है। जनता उसको जो है वो समर्थन देने नहीं जा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी अच्छे तरीके से समझ रही है। तो कुल मिला के अब जो चीजें सब सामने आ रही है उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक ही आस बची है कि किसी तरीके से ईडी सीबीआई के जरिए इंडिया गठबंधन में लोगों में फूट डाली जाए, और जिसमें वो अभी कामयाब होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब आज नीतीश कुमार को लेकर के जो डीएमके है उसके नेता है टीआर बालू, उनका बयान आया है कि भाई नीतीश कुमार कह रहे थे कि यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा था। तो भाई आपने ही कौन सा जो था कुछ दिया था कि जिसपे काम होना चाहिए था? आपने जब सब लोगों से बात की थी तो आपने क्या विचार दिया था जिसपे जो थी बात होनी चाहिए थी, जिसपे बात नहीं हुई? तो नीतीश कुमार को बताना चाहिए। यानी नीतीश कुमार को लेकर के लोग सब एक जो है वो एक तरीके से सब हैं। खड़गे जी ने जिस तरीके से कहा कल कि हमें पहले से आशंका थी, आज संजय राउत ने ट्वीट किया है कि भाई जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है, यानी नीतीश कुमार गए हैं तो अच्छे के लिए गए हैं। तो नीतीश कुमार के जाने से इंडिया गठबंधन पे तो असर नहीं पड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने समर्थक मीडिया के जरिए जो है ये बात कहलवाने की कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार के चले जाने से इंडिया गठबंधन पे बहुत असर पड़ा है और भारतीय जनता पार्टी को बहुत कुछ फायदा हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ या नहीं हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार को जबरदस्त नुकसान हुआ है, इंडिया गठबंधन को इसका फायदा हुआ है। अब जो चीजें आ रही हैं तो अब ईडी मुझे लगता है ये भी और जो है उसकी कार्रवाइयां होंगी, और ये चुनाव तक आते आते ईडी सीबीआई के खेल जो वो जारी रहेंगे बुशरा जी। जी बिल्कुल, और वो लग भी रहा है, इसीलिए जयराम रमेश ने भी ये कहा कि मोदी सरकार के 2 भाई ईडी और सीबीआई, तो उनको भी ये पता है कि कोई ऐसा अब नेता जो है वो छूटा नहीं, या तो आप उनकी वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ सुथरे हो जाएं, और या फिर आपको इसी तरीके से ईडी सीबीआई आईटी के जरिए आपको परेशान किया जाएगा। ममता बनर्जी से लेकर तमाम दलों के वो नेता मौजूद हैं जिनको लगातार ईडी के नोटिसेस जो है वो दिए जा रहे हैं, और ये बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचारी जैसे सिर्फ विपक्ष के नेता ही हैं और सारे दल जो हैं वो विपक्ष के जो हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लेकिन क्या दीपक जी, ये मैसेज भी एक तरह से जो हेडलाइंस मैनेजमेंट किया जाता है मोदी सरकार की तरफ से, वो करने में भी कामयाब नहीं हो पा रही है, क्योंकि था ईडी सीबीआई के जरिए इंडिया गठबंधन के दलों को तोड़ लिया जाएगा।
क्योंकि लगातार जब से इंडिया गठबंधन बना, ये नाम आया, उसके बाद से तब हमने देखा घमंडिया, इंडी, तमाम तमाम तरह की चीजें की गई, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो रही है, वो भी बेहद कामयाब हुई है। पूर्वोत्तर से लेकर हमने देखा पश्चिम बंगाल से लेकर अब बिहार में और फिर झारखंड जाना है। लगातार हुजूम जो है लोगों का जुड़ रहा है, तमाम तरह के प्रोपेगेंडे के बावजूद भी। तो अब ये लग रहा है कि आखिरी सहारा अब ये एजेंसीज ही हैं, और इसीलिए नेताओं को परेशान किया जाए, या तो वो छोड़ दें दल, या फिर वो इस तरह से इनएक्टिव हो जाएं कि जिनका असर बिल्कुल खत्म हो जाए। इसमें देखिए, जिन जिन लोगों के ऊपर छापे पड़ रहे हैं या पड़ने वाले हैं, अब ये उनकी ताकत पर, उनके धैर्य पर सब कुछ निर्भर करेगा। अगला 2-3 महीना हर किसी विपक्षी दल और संगठन को और लोगों को निकालना बहुत आवश्यक है। ये तो मान के चलिए, ये बात आप सही कह रही है कि अब इस तरीके से एक तरह से बारिश होने वाली है नोटिसेस की। और जिस जिस बिहार में पहले जो इनकी नीतीश कुमार की बहार थी, अब वहां पे देखिए कि जांच एजेंसियों की बहार आ जाएगी। लालू प्रसाद यादव, लेकिन इस सारे चक्कर में पहले ही नीतीश कुमार जो सत्ता परिवर्तन के कारण फिर से मुख्यमंत्री बनने के कारण जो उनकी छवि को नुकसान हुआ है, उसकी दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव को देखिए बड़ी सहानुभूति मिलेगी। अभी तक तो कई लोग जरूर कहते रहे थे, उनके बारे में बहुत सारे आरोप लगाए गए कि चारा घोटाला में हाथ है, ये है, वो है, कई चीजें। और ये जो है आपका लैंड फॉर जॉब्स वाला जो मामला है, लेकिन अब आप यकीन मानिए कि लालू प्रसाद के ऊपर जो भी आरोप आप लगाइए, जनता अब उसे स्वीकार नहीं करेगी। और इस जो कुछ होता है, हम जानते हैं कि इमेज और परसेप्शन का ही खेल होता है किसी भी चुनाव में। अब जो लोकसभा चुनाव में जाएगी बिहार, मैं केवल बिहार की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक तरफ तो नीतीश कुमार अपनी पूरी की पूरी इज्जत का मटिया मेट कर चुके हैं। अभी आप देखिए उनके बारे में क्या क्या नहीं कहा जा रहा है, वहीं के लोग कह रहे हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने इंडिया को बिल्कुल एन ऐसे वक्त पर धोखा दिया है जिस समय एकजुट होने की सबसे ज्यादा जरूरत थी, और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक तरह से खुद नीतीश कुमार ही निभाते आ दिख रहे थे कि वही निभा रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि उनको काफी बड़ा था इस सब मामले में, उन्होंने लोगों को जोड़ा, एक तरह से किया। और लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरीके से नीतीश कुमार जो है धोखा देंगे। और खासकर जो बहुत सारे लोकतांत्रिक संगठन है, लोग हैं, विभिन्न दल हैं, वो चाहते थे कि इंडिया जो है एकजुट होकर मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में मोदी और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करे। अब नीतीश के इस तरीके से अचानक धोखा देने से क्या नुकसान हुआ है, ये हम सब जानते हैं। उन्हें देखिए, उनको कुछ जमान जो उनका इंटरेस्ट है वो है अपनी गद्दी को बचाए रखने का। हालांकि अभी नहीं तो कुछ भागदौड़ की धूल बढ़ जाएगी, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार सोचेंगे कि आखिर मैंने हासिल क्या किया, क्योंकि वो छोड़ने के बाद उन्हें कोई एक्स्ट्रा माइलेज तो कुछ भी नहीं मिला है। वो जहां पर थे वहीं पर है, उनकी जो है साख जो है बहुत जबरदस्त ढंग से गिरी है। हो सकता है कि उनके अंदर जो बहुत सारे लोग भी नाराज होंगे, ऐसा तो है नहीं कि उनके अंदर जो है वो कोई मोम के पुतले हैं कि उन्हें या गुड्डे गुड्डे गुड़िया तो है नहीं कि उन्हें जहां कहा जाए वहां हाँक दिया जाएगा। वहां भी सोच विचार करने वाले लोग हैं, बड़े मशहूर लोग हैं, कई समाजवादी अच्छे नेता हैं वहां पर। वो सोचेंगे तो जरूर कि हमारे पूरे के पूरे दल की इमेज क्या हो गई और हमारी क्या इमेज हो गई। हम सबको इंतजार जो है इस पार्टी से लोगों के बाहर आने का है, और बाहर आएंगे ये बिल्कुल पक्की बात है। कोई भी जो है वहां पर अब जो है नीतीश कुमार के साथ और एनडीए के साथ जुड़कर लोगों को यही लगेगा कि उनका दम घुट रहा है। आगे उन्हें जो एक इंडिया का सहारा मिला था, उसको एक फ्रेश एयर आई थी पूरे हिंदुस्तान में, लोकतंत्र की एक नई बयार आई थी, लोगों की आशा बंधी थी कि 2024 में काफी कुछ हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार ने जो धोखा दिया उसके कारण लोग मायूस जरूर हैं। लेकिन अभी आप देखिए कि कल जिस समय राहुल गांधी आएंगे, बिहार में आएंगे, तो उन्हें निश्चित रूप से तेजस्वी यादव का बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा, कांग्रेस का बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। उसका कारण यह है कि तेजस्वी यादव अभी तक जो छोटे भाई की भूमिका निभा रहे थे, सामाजिक न्याय का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, आज फिर राहुल गांधी ने उसके बारे में बात की, पश्चिम बंगाल में भी बात की है इसके बारे में। तो इसको जो सामाजिक न्याय का जो सबसे बड़ा मुद्दा अब तेजस्वी यादव और राजद के पास आ गया है, और इसके बल पर बिहार में जो है बड़ा खेल उनकी ओर से जरूर होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि अब लोगों में सामाजिक न्याय की लौ जो है वो जाग चुकी है, लोग जान चुके हैं कितना महत्वपूर्ण है। खासकर हिंदी भाषी क्षेत्र में ये मुद्दा बहुत बड़ा काम आने वाला है। तो नीतीश कुमार जो थे सामाजिक न्याय के पुरोधा माने जाते थे, एक तरह से पोस्टर बॉय थे इसके सोशल जस्टिस के। उनके पास से न केवल मुख्यमंत्री वो बने हैं, लेकिन उनके पास का मुद्दा चला गया। अब आप देखिए क्या भारतीय जनता पार्टी से इसके बारे में बात कर सकेंगे? आप याद कीजिए 2015 में एक और बात हुई थी। 2015 में जिस समय
ये अलग हुए थे भारतीय जनता पार्टी से, तो इनकी दो सबसे बड़ी शिकायतें थी। पहली शिकायत थी कि दो दो उप मुख्यमंत्री दिए गए हैं, वो उन्हें मंजूर नहीं था। और दूसरा, एनसीआर के बारे में लेके उन्हें बड़ा ये था कि नेशनल सिटीजन जो रजिस्टर है उसको वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन उन्हें फिर से देखिए भारतीय जनता पार्टी ने उनके दाएं बाएं दो मुख्यमंत्री दे दिए। अब आप क्या करेंगे? दूसरी बात, अमित शाह तो कह चुके हैं कि 2024 के चुनाव के बाद एनसीआर लागू होगा। तब कहाँ जाएंगे? क्या फिर से पलट के आएंगे? जो बात पहले कही जाती थी कि भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए बंद हो गए हैं, सही मायने में इंडिया के अब दरवाजे बंद होने जा रहे हैं। और मुझे ये डर है कि उनकी अपनी पार्टी में भी उनका क्या हाल होगा हम नहीं जानते। लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि लोकतंत्र को धोखा देने वालों को सबक मिलना चाहिए, और हम सब उसका आतुरता से इंतजार कर रहे हैं। बुशरा जी, बिल्कुल। और जनमत का भी उन्होंने किस तरह से मजाक उड़ाया है, और लोगों को एक होप थी कि एक युवा नेता तेजस्वी यादव जो बेहद धैर्य के साथ काम कर रहे हैं, बहुत मैच्योरिटी के साथ, वो लोगों को जो नौकरियों का उन्होंने वादा किया था, वो नौकरियां ना सिर्फ वादा रह गई बीजेपी के जुमले की तरह, बल्कि उन्होंने डिलीवर किया। और अमलेंदु जी, आप ये देखें कि 10 सालों में अगर नीतीश कुमार की राजनीति को हम ये देखें तो 115 से कैसे वो 45 पर आकर सिमट गए हैं। और अब जो इन्होंने ये आत्मघाती कदम उठाया है, उसके बाद तो ये लग रहा है कि ये कहानी सिर्फ लोकसभा तक है, और लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ और 2025 के जो वो ख्वाब देख रहे हैं बिहार में फिर से सत्ता पर काबिज होने के, वो ख्वाब तो अब लग रहा है कि ख्वाब हो ही रह जाएगा, क्योंकि लोग जो हैं बिहार के वो नाराज हैं, वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा था एक युवा नेता एक एक्सपीरियंस लीडर के साथ मिलकर बिहार में काम कर रहा है, वो उनमें उम्मीद जगा रहा है, ना सिर्फ बिहार के युवाओं को बल्कि उत्तर प्रदेश से आए युवाओं को नौकरी वहां पर मिल रही थी। और नौकरी इस वक्त जो है वो सबसे बड़ा मसला है, नहीं तो लाइनों में लगकर इजराइल में 50 और 60 हजार रुपए की नौकरी के लिए लोग लाइनों में नहीं लग रहे होते। तो लोगों को पता है कितना ही राम मंदिर दिखाया जाए, लेकिन असली मुद्दा नौकरी ही है। क्या आपको लग रहा है ये कहानी चंद महीनों की है, और बीजेपी जो दूसरी पार्टियों के साथ करती आई है और जो इन 10 सालों में धीरे धीरे उसने जेडीयू के साथ किया है, वो पूरे तरीके से अब ये आखिरी नहीं बल्कि अब वो पूरी तरीके से खत्म होने जा रही है नीतीश कुमार की ये पूरी की पूरी जो राजनीति है? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे खत्म होने नहीं जा रही है, खत्म हो चुकी है, बल्कि इसको ऐसे कहिए, क्योंकि जिस तरीके की सब चीजें सामने हैं उसमें तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में नीतीश कुमार को माफ नहीं करेगी। एक तो नीतीश कुमार ने जितनी बार जो है अदला बदली की है, इधर से उधर की, हालांकि कल उन्होंने जो कहा है कि हम जहां थे वहीं आ गए, अब कहीं नहीं जाएंगे, तो ये तो बात उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ते हुए भी कही थी कि अब मर जाएंगे लेकिन इनके साथ जाना कबूल नहीं होगा। तो भारतीय जनता पार्टी उनके पहले वाले कथन को ही पूरा करवाएगी कि आप इधर आ गए, अब दूसरा वाला काम कीजिए। तो राजनीतिक तौर पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी उनको एक तरीके से कहा जाए खत्म कर देगी बिल्कुल। और इसके लिए तैयारियां मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। ये तैयारियां तो बुशरा जी विधानसभा चुनाव के साथ ही शुरू हो गई थी, और विधानसभा चुनाव के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी ये तैयारियां कर चुकी थी। जिस तरीके से एलजेपी को वहां लगाया गया और उन सारी सीटों पे लगाया गया जहां जेडीयू के कैंडिडेट्स लड़ रहे थे, तो वो यही थी वो एक तरीके से कि नीतीश कुमार कमजोर हो, भारतीय जनता पार्टी थोड़ा मजबूत होकर के आए, और जहां आरजेडी है वहां एलजेपी आरजेडी को नुकसान पहुंचाए, और जहां नीतीश कुमार है वहां नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाए। एलजेपी ने यह काम बखूबी किया, तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ा और जेडीयू का ग्राफ नीचे हुआ। उसके बाद फिर ये जब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि समीकरण ऐसे बन गए कि नीतीश कुमार का पलटी मार के आरजेडी के साथ चले जाए तो भारतीय जनता पार्टी देखती रह जाती। तो थोड़े समय के लिए नीतीश कुमार को बर्दाश्त किया गया, एक तरीके से कहा जाए बंगाल के चुनाव तक, और उसके बाद भी नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ने के लिए काम किया जाने लगा। नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि एक तरीके से यहाँ एकनाथ शिंदे तैयार किए जा रहे थे और उनको भनक लग गई थी। तो जो भारतीय जनता पार्टी पहले एकनाथ शिंदे तैयार कर रही थी जेडीयू के अंदर, वो क्या अब एकनाथ शिंदे तैयार नहीं करेगी? सवाल ये कि नीतीश कुमार को ढोने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा क्या होगा लोकसभा चुनाव के बाद? तो लोकसभा चुनाव तक ही, और हो सकता है लोकसभा चुनाव से पहले ही, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए इंडिया के दरवाजे बंद हो चुके हैं। वो कह तो रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन अब स्थिति ये है कि इंडिया गठबंधन उनको स्वीकार नहीं करेगा, जिस तरीके से उन्होंने छल कपट किया है इंडिया गठबंधन के साथ में। हालांकि ये उनकी पुरानी फितरत है एक तरीके से, लेकिन राजनीति में जो है कभी कभी होता ही है कि ठीक है आदमी से गलतियां होती हैं, और चूंकि आखिरी चुनाव उन्होंने पिछली बार कह दिया था कि उनका आखिरी चुनाव है, तो ये भी समझा गया कि शायद नीतीश कुमार आखिरी बार पाला बदल रहे हैं और चाहते हैं कि आखिरी समय में जो है वो समाजवादी होकर के ही वो राजनीति से रुखसत हो। लेकिन नीतीश कुमार ने जो है वो, चूंकि देखिए समाजवादियों की बड़ी फितरत रही है,
कि वो आखिर में जाकर के वहीं भारतीय जनता पार्टी की शरण में चले जाते हैं। तमाम समाजवादियों का यही हश्र हुआ है, यहाँ तक कि उनके जो डॉक्टर लोहिया थे उनका भी हश्र था, वो एक तरीके से देखा जाए तो यही हुआ। जयप्रकाश नारायण तो बिल्कुल खुल करके गए इस तरीके से। जॉर्ज फर्नांडिस ने तो ये मतलब एक तरीके से मोदी जी के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया उस समय ही, जबकि मोदी जी सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो ये सब जिस तरीके से सब चीजें हैं, तो उसमें नीतीश कुमार के साथ ऐसा होना था निश्चित तौर पे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को अब झेलेगी, मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति अब नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार को अब भारतीय जनता पार्टी जब किनारे लगा देगी या साइडलाइन कर देगी, तो वहां भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल होगा। यानी अब अब लड़ाई जो है वहां वो इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही होगी। नीतीश कुमार अब उसमें बीच में कहीं नहीं है। तो नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी क्यों बर्दाश्त करेगी? तो हो सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कोई खेल करे और चुनाव से पहले कहे कि अच्छा नीतीश जी, अब आप आइए बैक सीट पे, आपका समय पूरा हुआ, फ्रंट सीट पे अब हम आते हैं। तो ये चुनाव से पहले भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार के सामने चारा क्या बचेगा? सवाल ये है कि नीतीश कुमार क्या फिर अब तेजस्वी यादव के पास या लालू प्रसाद यादव के पास जाने की स्थिति में होंगे कि भैया मैं फिर लौट कर क्या रहा हूं? तो नीतीश कुमार ने जो कहा है, वो नीतीश कुमार का इस समय जो उन्होंने कहा है कि हम जहां थे वहीं आ गए हैं, तो नीतीश कुमार की मजबूरी है और ये वास्तव में अब जहां थे वहीं पहुंच गए हो, यहां से आगे अब कहीं नहीं आ सकते नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार जो है वो एक तरीके से बिल्कुल खत्म है और भारतीय जनता पार्टी उनका जो इस्तेमाल करना चाहती थी, भारतीय जनता पार्टी ने उनका वो इस्तेमाल कर लिया है। नीतीश कुमार अब किस तरीके से, अब कल कुछ लोग कह रहे थे कि कोई लाल डायरी है वो नीतीश कुमार की, वो भारतीय जनता पार्टी को मिल गई है। अब मुझे नहीं मालूम है कि वो कोई लाल डायरी है कि नहीं है, कि उस लाल डायरी से बचने के लिए जो है वो ये सब लाल किताब टोट के जो है नीतीश कुमार ने किए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उस लाल डायरी के जरिए नीतीश कुमार को साथ लिया है। अब ये नीतीश कुमार जाने, वो लाल डायरी जाने, वो भारतीय जनता पार्टी जाने कि क्या मसला है। लेकिन कुल मिलाकर के नीतीश कुमार जो है वो एक तरीके से कहा जाए कि बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में अप्रासंगिक होने जा रहे हैं और ये आत्महत्या, राजनीतिक तौर पर एक तरीके से कहा जाए कि आत्महत्या का रास्ता जो है वो नीतीश कुमार ने स्वयं चुना है, इसके लिए किसी दूसरे ने उनको बाध्य नहीं किया है। तो ये अब नीतीश कुमार देखें उन्हें आगे क्या करना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो करना है वो भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पे ही, जब तक भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तब तक बिहार के मुख्यमंत्री जो राजनीति में है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उनकी राजनीति भी खत्म कर देगी और कुर्सी भी उनसे छीन लेगी। विश्रा जी बिल्कुल, और ये लड़ाई सीधे तौर पर ये विचारों की लड़ाई है। 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन है, ये पूरे तरीके से ये बताएगा कि आखिर इस देश में अब कौन सा वो विचार है जो फलेगा फूलेगा, गांधी का या गोडसे का, सेकुलरिज्म का, समाजवाद का या फिर सांप्रदायिकता का। ये पूरे के पूरे तौर पर उसी की लड़ाई है और ये बेहतर हुआ। और ये खुद इंडिया गठबंधन के जो दल है तमाम, वो कह रहे हैं कि अच्छा ही हुआ कि हमारे पास अभी भी वक्त बाकी है कुछ महीनों का। और उससे पहले ही पलटू राम ने जो है, नीतीश कुमार का नाम पलटू राम ही हो गया है कि उन्होंने पलटी मार ली। कम से कम अब ये पूरा क्लीन जो है हो गया है कैनवस, और अब हम इस पर आगे अपने तरीके के जो है वो रंग भरेंगे और आगे बढ़ेंगे। जातिगत जनगणना की बात लगातार राहुल गांधी उठा रहे हैं। जातिगत जनगणना का सर्वे बिहार में कराया गया, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया था नीतीश कुमार ने, और भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को। खैर, अगर इसकी बात मैं करने लगूं कि कैसे एक दूसरे की तरफ से वार पलटवार नीतीश कुमार और बीजेपी ने किया है, तो शायद ये पूरा प्रोग्राम, क्या आज का पूरा दिन भी काफी नहीं रहेगा, जिस तरह की चीजें हमें देखने के लिए मिली हैं। सवाल यही उठ रहा है दीपक पासपोर्ट जी कि ईडी और इन तमाम चीजों का तो सहारा लिया ही जा रहा है। नीतीश कुमार को एक तरह से अपने पाले में ले लिया है और इंडिया गठबंधन ये कह रहा है कि उनके लिए ये अच्छा है। लेकिन अब बार बार जिस तरह की मीडिया के एक धड़े में खबरें चलाई जा रही हैं कि अब ममता बनर्जी की बारी है, अब इसकी बारी है, क्या आपको लग रहा है कि हेडलाइंस मैनेजमेंट करके भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद को साधने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार के जाने के बाद इंडिया गठबंधन और मजबूत हो गया है और ज्यादा उसकी, क्योंकि हमने अखिलेश यादव को देखा फौरन माफ कीजिएगा, अखिलेश यादव की मैं यहाँ पर बात कर रही थी कि अखिलेश यादव की तरफ से जिस तरह के बयान आए हैं और तमाम लीडर्स के जो आए, वो दिखाता है कि इसके नीतीश कुमार के जाने के बाद इंडिया गठबंधन और मजबूत हो गया है और ज्यादा वैचारिक क्लैरिटी के साथ अब वो जनता के बीच में जाने वाला है। भूषा जी, देखिए, पहली बात जो आपने कही कि क्या इससे मीडिया जो हेडलाइन मैनेजमेंट की बात है,
तो जहाँ तक नीतीश ने पाला बदल के तो बता दिया था कि ये हेडलाइन मैनेजमेंट नहीं था, ये एक वास्तविक खबर थी। बहुत समय तक लोग इसको मानते रहे कि ये सही है, गलत है, सही है, गलत है। और जिस समय चुप्पी साध ली थी नीतीश कुमार ने, तभी से डाउट होना शुरू हो गया था। और हमने दोनों तीनों कार्यक्रम में, मैं, रमलेंदु जी भी ये बात को कहते कि उन्हें तुरंत कोई बयान देना चाहिए। इस तरीके से भ्रमित करने का उन्हें कोई हक नहीं है, मतदाताओं को हो या अपने पार्टी के लोगों को है। तो पहली बात है कि अब बात जो है इससे कहीं आगे बढ़ गई है, हेडलाइन मैनेजमेंट से आगे बढ़ चुकी है। इससे इंडिया मजबूत होगा कि नहीं होगा ये नहीं है। कई बार की लड़ाई कुछ लंबी खींच जाती है और कठिन वक्त में ही पता चलता है कि कौन लोकतंत्र के पक्ष में है और कौन नहीं है। हमें कोई आश्चर्य भी नहीं करना चाहिए और किसी तरीके का कोई दुख भी नहीं करना चाहिए अगर और 2, 4, 5, 10 निकल जाते हैं। कारण ये है, ये लड़ाई केवल पार्टियों की नहीं है, ये लड़ाई जो है जिसका जिसका लोकतंत्र में स्टेक है, हम सब की उसमें लड़ाई है ये। हमें हो सकता है एक ऐसा भी समय आ जाए कि जब हमें बिना किसी लीडर की इस लड़ाई को आगे जारी रखनी पड़ेगी। तो चाहे ममता बनर्जी का, सब लोग स्वतंत्र हैं, अलग अलग जगह से आए हुए लोग हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, सबकी अलग अलग पृष्ठभूमि है। इंडिया गठबंधन बन गया था, सबके लिए खुशी की बात थी। हर किसी के लिए एक उम्मीद खुली थी कि हाँ, इसके नेतृत्व में जो जनता लोकतंत्र के पक्ष में है, जो इस माहौल को ठीक करना चाहती है, निरंकुशता को खत्म करना चाहती है, लड़ने के लिए उसे एक नेतृत्व मिला है। लेकिन मेरा ये कहना है कि बहुत सारे देशों का हम इतिहास देखें तो कई बार वहां पर पूरे की पूरी लीडरलेस लड़ाई हो जाती है। आप अगर भारत की बात देखें, 1942 का स्वतंत्र जो भारत छोड़ो आंदोलन, 8 अगस्त को ही लगभग सब बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था अंग्रेजों ने, अंग्रेज अधिकारियों ने। गांधी जी कैद में थे, नेहरू जी कैद में थे, सारे बड़े लीडर थे। लेकिन क्या वो आंदोलन ठहर सका था? वो नहीं ठहरा। वो जनता ने उसको अपने हाथ में ले लिया था और पूरे भारत में जगह जगह, हर कस्बे में, हर शहरों में लड़ाई छिड़ गई थी। जिस दिन लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे कौन से नेता वाकई हमें लीड करने के लायक हैं और हमें इनके पीछे चलना चाहिए, जिस दिन ये तय हो जाएगा, उस दिन आप मानिए कि मोदी जी के लिए कोई भी चुनाव जीतना असंभव हो जाएगा। और उसके बाद लोगों को लीडर की नहीं होगी, लोग स्वयं लीडर बन जाएंगे। अब ये एक ऐसा दौर है जब आप शिनाख्त कर रहे हैं कि कौन छुपे हुए आस्तीन के सांप हैं, कौन वाकई लड़ रहा है। अभी आप देखिए लालू प्रसाद यादव इस उम्र में, और वो तो पिछले कितने लंबे समय से अपमान झेल रहे हैं, तमाम एजेंसियों के जांच कर रहे हैं। उनके साथ चारा घोटाले में जितने लोगों के नाम थे सब छूट गए, सब बरी हो गए, अकेले लालू प्रसाद यादव जो है वो फंसे रहे। क्या ऐसा हो सकता है कोई घोटाला कि जिसमें अकेला व्यक्ति जो है चार्जशीट पे कितने लोगों के नाम हो और अकेले जो है एक मुख्यमंत्री जो है वो आरोपी बना दिया जाए? लालू प्रसाद यादव जानते हैं कि किस तरीके से उन्हें क्रश किया जा रहा है। लालू प्रसाद इस चीज का बहुत सामना कर रहे हैं, लंबे समय से कर रहे हैं। इतने तरह के उनके ऊपर आरोप थे और केस थे, फिर भी उन्होंने इंडिया गठबंधन का स्वागत किया, राहुल गांधी को अपने घर बुलाया बगैर किसी डरे। अपना बेटा जो है एक तरह से समझिए कि उन्होंने इंडिया को दे दिया, तेजस्वी यादव को दिया। मतलब सरकार के साथ तो थे, लेकिन क्या अब सरकार से अलग हो गए तो तेजस्वी उस लड़ाई से पीछे नहीं हटने वाले हैं? तेजस्वी यादव अभी भी बने रहेंगे। तो मुझे लगता है कि हमको बहुत ज्यादा इस समय इस बात का इंतजार करना है कि सबकी शिनाख्त हो जाए, जिसके जिसके चेहरे पर मुखौटे थे वो मुखौटे एक बार उतर आए तो और बेहतर होगा जनता के लिए। और मुझे लगता है कि अगला कुछ समय जैसे जैसे राहुल गांधी की यात्रा बढ़ रही है, 20 मार्च के पहले पहले या चुनाव जो है घोषित हो जाने तक हमें और बहुत सारे झटकों के लिए तैयार तो रहना है, लेकिन निराश नहीं होना है, क्योंकि ये लड़ाई नेताओं की लड़ाई से ज्यादा जनता की लड़ाई है, हम मीडिया वालों की लड़ाई है, तमाम स्वयंसेवी संगठनों की लड़ाई है, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की लड़ाई है, पत्रकारों की है, लेखकों की है, बुद्धिजीवियों की है। तो हो सकता है उसमें लीडर्स तो एक पार्ट अदा कर रहे थे, ये एक समग्र लड़ाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब और खुल जाने दीजिए। मैं तो इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं करता। हो सकता है ममता बनर्जी भी हट जाए, हो सकता है अखिलेश यादव भी हट जाए, हो सकता है कुछ और लड़ जाए, थोड़े से लोग रहेंगे, लेकिन लड़ाई एक कंक्रीट रहेगी और आगे बढ़ेगी। बुशरा जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और ये लगातार जिस तरह से मैं बोल रही हूँ कि विचारों की लड़ाई है और गांधी जी अकेले ही चले थे, और अभी हम वो देख रहे हैं कि कुछ लोग राहुल गांधी का कंपैरिजन करने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आज के दौर में वो भी गांधी हैं, और आज के दौर में किस तरह से पहले उन्होंने 4000 किलोमीटर की यात्रा की और फिर उसके बाद अब 6700 किलोमीटर की यात्रा, बिल्कुल एडवर्स सिचुएशंस हैं उनके लिए,
परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल नहीं है, लगातार किस तरह से उनके ऊपर हमले होते रहते हैं, किस तरह से टारगेट किया जाता है, हर चीज के लिए एक तरह से उम्मीद के तौर पर भी राहुल गांधी को देखा जाता है, और दूसरी तरफ जो क्रिटिसिज्म होता है उसके सेंटर में भी राहुल गांधी ही रहते हैं। ये किससे छुपा नहीं है। लेकिन लालू प्रसाद यादव की भी अगर बात की जाए तो लालू प्रसाद यादव वाहिद एक ऐसे शख्स हैं, वाहिद एक ऐसा दल है जिन्होंने कभी भी सांप्रदायिक ताकतों के सामने अपने घुटने नहीं टेके हैं। और इसीलिए तेजस्वी यादव ने भी कहा कि अगर मेरे पिता लालू प्रसाद यादव नहीं झुके तो तेजस्वी यादव भी नहीं झुकेगा। और क्या आपको अमलेंदु जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे, कि क्या इस सारे उसमें ये जो अभी हमने बिहार में जो हम सब कुछ देख रहे हैं, एक हीरो के तौर पर, एक राजनीतिक हीरो के तौर पर बिहार की राजनीति में अगर कोई उभरा है, कोई एक उम्मीद के तौर पर उभरा है जिसने बहुत मैच्योरिटी और सब कुछ दिखाया है, उनके बयान में लगातार सुन रही थी, वो तेजस्वी यादव हैं। तो क्या आपको लगता है बिहार की नई उम्मीद अब तेजस्वी यादव उभर कर आ रहे हैं, चाहे बीजेपी नीतीश कितनी भी कोशिश करें, लेकिन सारी सिंपैथी और जिस तरह से उन्होंने काम किया है वो अब तेजस्वी के फेवर में जाती हुई नजर आ रही है। और वो नेता भी हैं जिनका पूरा परिवार ईडी सीबीआई सबसे न डरा और न लग रहा है कि डरेगा। निश्चित तौर पे बुशरा जी, तेजस्वी यादव जो है बिहार के बहुत बड़े नेता बनकर के उभरे हैं, और नीतीश कुमार से तो बड़े नेता बनकर के उभरे हैं, और ये अवसर खुद नीतीश कुमार ने मुहैया कराया है, एक तरीके से कहा जाए। तेजस्वी का तेज जो है वो अब और ज्यादा तेज होगा, आप इसको इस तरीके से समझ सकती हैं। मतलब उनके नाम में जो तेजस्वी है, तो वो तेजस्वी वास्तव में अब साबित होंगे, और उनका तेज जो है वो पूरे बिहार में जो है वो प्रकाश फैलाएगा कुल मिलाकर के। आप इसको इस तरीके से समझ सकती हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने तात्कालिक लाभ के लिए नीतीश कुमार को भले ही अपने साथ ले लिया है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ तो बुरा किया ही है भारतीय जनता पार्टी ने, खुद की राजनीति के साथ भी हो सकता है खुद कुछ बुरा किया हो। इसके जरिए जो आज जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव को बुलाया गया और फिर उनको बिना किसी सहायक के जो है अंदर ले जाया गया, तो यानी ये तो थोड़ा सा जो एक होता है कि एक मानवीय दृष्टिकोण जो है वो भी आप अगर अपनाना नहीं चाहते हैं, तो ये कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि जो बिहार में लोग हैं उनको ये तेजस्वी की तरफ ही मोड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में बिहार में नुकसान ही होने जा रहा है, कोई फायदा होने नहीं जा रहा है। और तेजस्वी निश्चित तौर पे एक बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं, और खासतौर से जो कहा जाए दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, ओबीसी हैं, जो सेक्युलर संविधान को मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, उनकी नजर में अब तेजस्वी जो है वो बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं। और एक तरीके से कहा जाए कि ये फील्ड जो है वो तेजस्वी यादव के लिए बिहार में एकदम खुला हुआ है, और इस पिच से नीतीश कुमार अब बिल्कुल गायब हो चुके हैं बुशरा जी। जी बिल्कुल। और ये भी देखना चाहिए कि किस तरह से सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आरजेडी उभरी थी, जबकि परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल नहीं थी, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, किस तरह से पूरा परिवार जो है वो उसको नोटिस भेजे गए, लगातार लालू प्रसाद यादव जेल में थे, उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव ने बहुत राजनीतिक परिपक्वता दिखाई, और तमाम तरह से जिस तरह से वो उन्होंने चुनाव लड़ा और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे, और अभी भी लगातार जिस मैच्योरिटी से वो जवाब देते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश अभिभावक है, रहेंगे। तो ये भी आप ये देखिए कि इस पूरे जिस तरह से उनके साथ एक तरह का धोखा हुआ है, उस धोखे में भी वो अपना संयम नहीं खो रहे हैं, और बहुत संयमता बरतते हुए उन्होंने अपनी बातों को रखा है। और ये दिखाता है कि इस सारे घटनाक्रम ने उन्हें और बड़ा और मैच्योर लीडर ही बनाया है, और इससे उन्होंने और बहुत कुछ सीखा ही है, और आगे और सीखेंगे। और लगातार वो बात सिर्फ काम की करते हुए नजर आ रहे हैं, नौकरियों से लेकर जातिगत जनगणना की। लेकिन ईडी का इस्तेमाल जिस तरह से हो रहा है वो भी सामने है, हेमंत सोरेन से लेकर और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से लेकर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, तमाम लोगों को हम ये देख रहे हैं। और आज तो खासतौर पर निगाहें लालू प्रसाद यादव और हेमंत सोरेन पर लगी हुई हैं। बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी आपका और दीपक पाशपोर जी आपका कार्यक्रम में रहने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। 4 बजे एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। लेकर